अस्सलाम वालेकुम जी। पहली बात तो ये कि अलीम ख़ान की मुलाकात हुई है जो नवाज शरीफ से लंदन में यहाँ कल, उसके हवाले से ज़ाहिर खबरें सामने आई हैं जो कि बड़ी ख़बर भी है। और इससे पहले जिस तरह जहांगीर तरीन यहाँ आए थे, ये बड़ी ख़बरें हैं, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन हम, मेरा ख्याल है कि मैग्नीफाई उसको इतना ज़्यादा कर देते हैं कि इतनी बड़ी ख़बर भी नहीं है जितना हम उसके बारे में देखें। इसके बारे में ना मैं आपको समझाता हूँ, ये इसके नहीं, बड़ी ख़बर ये दोनों हैं, लेकिन इनका पस मंज़र हम भूल जाते हैं। वो पस मंज़र में थोड़ा आपको याद दिला दूं कि जहांगीर खान हो या जहांगीर तरीन हो या ये अलीम खान हो जिनकी मुलाकात कल हुई है नवाज शरीफ से, ये दोनों के दोनों इमरान खान से जूते खा कर आए हैं। यानी ये किसी असूल या किसी मोहब्बत या किसी कोई नज़रियाती कोई इनका मसला नहीं है। अच्छा, अमीर आदमी सरमायादार जो होता है, पहली बात तो ये कि उसका नज़रिया सिर्फ दौलत होती है। यानी इस बात को भी हमें जहन में रखना चाहिए। अमीर आदमी जो होता है वो उतना अमीर हो ही नहीं सकता पूरी दुनिया में वैसे तो, लेकिन ख़ास तौर पे हमारे माशरों में इतनी ज़्यादा पैसा जो है वो यानी फेयर मीन्स से नहीं आता, उसमें कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं क्राइम मिलता है। तो जो आदमी इतना ज़्यादा पैसा रखता हो, वो इतना ज़्यादा पैसा उसके पास मौजूद नहीं रह सकता, आ ही नहीं सकता। अच्छा, गलती से आ जाए तो वो चला जाएगा। इतना ज़्यादा पैसा अगर आकर मौजूद रहे तो इसका मतलब यह है कि ये जो आदमी इसका मालिक है दौलत का, इस आदमी का नज़रिया सिर्फ एक है और वो है दौलत। उसके अलावा वो किसी चीज़ पर यकीन नहीं रखता, उसको दौलत ही चाहिए। मैं ये अच्छाई या बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जहांगीर तरीन साहब हों या अलीम खान साहब हों, ये दोनों इमरान खान से जूते खाने के, यानी जो इन्होंने करना था नवाज शरीफ के खिलाफ, जो ये कर सकते थे, इन्होंने किया। अपने वक्त में जितना ये जोर लगा सकते थे उस सारी एक्सरसाइज में जो इमरान खान को लाने के लिए हो रही थी, इन दोनों ने वो सारी की सारी सर्विसेज, अपना सारा पैसा यानी पानी की तरह फेंका। और उसके बाद ये इन्होंने यानी नवाज शरीफ को बाहर करने के लिए और इमरान खान को लाने के लिए इन्होंने हर लिमिट क्रॉस कर दी। इसमें कोई शक नहीं है। यानी अपने तौर पे ये पीटीआई से लॉयल थे, इमरान खान से लॉयल थे, कोई शक नहीं है इसमें। और उस ये अब अपने आप से तो ज़ाहिर लॉयल होता है ये बंदा, अपने लिए भी पोजीशन देख रहे होंगे, लेकिन जिस रास्ते से ये जा रहे थे उसमें इन्होंने कोई कमी तो नहीं छोड़ी। यानी दे ट्राइड देयर बेस्ट, दे इन्वेस्टेड देयर एनर्जी, देयर मनी, एवरीथिंग। आगे से इनको पड़ गए जूते, ठीक हो गया। तो अब ये कहां जाएं? यानी नवाज शरीफ से भी जूते खाने हैं, या जो इमरान खान के बाद जो भी आएगा उससे भी जूते खाने हैं। तो जूते खाने का शौक तो नहीं होता किसी को। तो इस बात को जहन में रखें कि ये दोनों बहुत ज़्यादा दौलत रखते हैं और इन दोनों के पास जितनी दौलत है ये उसको अपने पास ही रखने में दिलचस्पी भी रखते हैं। तो जाहिर है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो इनके पास ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स के बारे में भी ये बात याद रखिए कि ना तो जहांगीर तरीन और ना अलीम खान, इन दोनों के पास ना तो वो जो नाराज अरकान है पीटीआई के, उनको अगले इलेक्शन में जो इंतखाबी टिकट देना है वो अलीम खान ने देना है, जहांगीर तरीन ने देना है। ये दोनों तो अपने टिकट रखकर आ जाए, दोनों हार जाएंगे। इनकी वो हैसियत तो नहीं है। यानी ये ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स के प्लेयर हैं, लेकिन प्लेयर भी ऐसे हैं कि दोनों हारे हुए हैं। यानी इन्होंने अपनी बेट जहां लगाई थी वहां से जूते इनको पड़ गए हुए हैं। अब ये नया खेल यानी नई बेट लगा रहे हैं। तो इस सूरत, अच्छा, जो इनके पास ग्रुप में जो इनके अरकान हैं, नाराज अरकान कहें जो भी कहें, वो जो ग्रुप के अरकान हैं उनको टिकट नवाज शरीफ का चाहिए या मौलाना का चाहिए या पीपल्स पार्टी का चाहिए। इनके पास क्या है बेचने के लिए? इनसे तो कोई टिकट नहीं मांग रहा। तो ये इंटरलोक्यूटर हैं, यानी ये सहूलतकार हैं। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा। और वो भी एज सच ये नहीं रहते, क्योंकि अगर तीसरी हकीकत को आप जहन में रख लें तो वो ये है कि इन दोनों के पास जो अरकान है, नेशनल असेंबली में हो या वो पंजाब असेंबली में हो, वो अपने तौर पर आप क्या समझते हैं कि वो बराह रास्त के राब्ते नहीं है? यानी क्या मुस्लिम लीग नून के लोग नेशनल असेंबली में या पंजाब असेंबली में नहीं बैठे हुए? तो उनसे यानी उन्होंने को राब्ते नहीं किए होंगे लोगों से, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि जहांगीर तरीन अगर कोई नाराज हो गए या अलीम खान नाराज हो गए तो वो कारण के साथ चले जाएंगे, कोई इनके साथ नहीं जाएगा। वो बराह रास्त राब्ते में भी हैं। ये सियासत है, दुनिया का बेरहम तरीन खेल है और अमीरों का खेल है। और अमीर जो होते हैं वो अपना घोड़े पे यानी घोड़ों की रेस में अपना शौक पूरा करें या वो सियासत में अपना शौक पूरा करें। ये हकीकतें अगर हम अपने ज़हन में रखें तो फिर हम रोमांटिसाइज यानी रोमांस की तरफ या जज्बात की तरफ नहीं जाते, थोड़ा हकीकत होश में रहते हैं। तो एक तो ये कि ये इतना बड़ा वाक़या नहीं है जितना बड़ा वाक़या बना के या इसको बयान किया जा रहा है। तो ये तो एक चीज़ मैंने आपको क्लियर करनी थी, वो हो गई। इससे आगे चले तो आपसे गुजारिश है कि वो ज़ाहिर है कल जो तमाशा हुआ उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी ताकत दिखाई, और ताकत दिखाई, सच्ची बात है दिखाई। और उसके बाद उनको
रात यकीन दहानी करवाई गई कि आप सुबह का जो दोबारा उन्होंने अपने कारकुनों को कहा था कि 9 बजे आप दोबारा से घेराव कर लें, अगर हमारे लोगों को रिहा ना किया गया, और लोग रिहा हुए। और जब वो लोग रिहा हुए तो रात, इसका मतलब है कि जो एक्शन हुआ वो इमरान खान का था, जो रिहा हुए हैं वो उससे इमरान खान को ज़्यादा मुझे खुश नहीं लग रहा। उसकी वजह यह है कि आज उसने थोड़ी देर पहले एक तकरीर करते हुए नाम लिया है कि मौलाना फजलुर रहमान को जब मैं डीजल कहता हूँ तो मुझे तो जनरल बाजवा ने नाम ले लिया उसने, कि जनरल बाजवा ने मुझे मना किया था कि मैं फजलुर रहमान को, मौलाना फजलुर रहमान को मैं डीजल ना कहा करूँ, और ये कि अवाम ने डाला है नाम डीजल, मैंने तो नहीं डाला। ये है वो फ्रस्ट्रेशन जो अब सामने आ रही है। पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स असल में अब खुल रही है और सबके सामने आ रही है कि बुनियादी तौर पे इमरान खान ये कह रहा है कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान है ये जनरल बाजवा का आदमी है, और जब मौलाना फजलुर रहमान जो भी कर रहा है मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़, वो जनरल बाजवा है दरअसल उसके पीछे। और ये वो लड़ाई है जिसके बारे में ज़िक्र करते हुए ज़ाहिर है कि जो भी आप मुहावरा इस्तेमाल करना चाहें, पर जलते हैं या कोई भी आप, ये वो बात है जिसका जिक्र सरेआम यानी ओपन नहीं होता, नहीं हो रहा, कम से कम मेरे मुशाहिदे या मुताले में नहीं है। माँ सिवाय आज के वो नौजवान असद तूर, बाज नहीं आता, अल्लाह उससे अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे, उसने अलबत्ता आज वो वीलॉग मैंने पूरा तो नहीं सुना, लेकिन थंबनेल में उसने कहानी का अपना काम उसने दिखा दिया। यानी एक्चुअल वो मतलब है कि जनरल बाजवा ने जनरल फैज़ को शो कॉज नोटिस भेजा है। ये आगे क्वेश्चन मार्क है ज़ाहिर है, लेकिन बात वो अपनी बता गया है। तो झगड़ा जो सरगोशियों में डिस्कस हो रहा है कि ये सारा जो आप देख रहे हैं, एकदम अदम एतमाद का आ जाना, एकदम ये अलीम ख़ान हो, जहांगीर तरीन हो, इन लोगों का सामने आ जाना, अरकान का बगावत कर देना, इत्तेहादियों का पीछे हो जाना, इसके पीछे ये बयान सरगोशियों में तो बहुत मुद्दत से किया जा रहा है कि ये लड़ाई जो है ये असल में कुछ और है और जो दिखाई दे रहा है वो कुछ और है। और असद तूर ने आज इस बात को बिल्कुल चुका कर दिया है। तो मतलब ये गुफ्तगू मतलब हो रही है, असद तूर ने, आप यूँ कहिए कि वो जो सरगोशियाँ थीं वो उनको उठा के सामने लेकर आ गया है। ये जो मतलब कहना चाहिए कि इस हकीकत को जब आप देख लेते हैं अपने सामने, तो उसके बाद यानी बहुत सारे सियासी तज्ज़िये, बहुत सारी आप कहिए यानी बयानबाजियाँ वो इर्रेलेवेंट हो जाती हैं। और अगर आप यहाँ पे खड़े होकर देखें तो फिर आपको ये भी समझ आने लगेगा कि क्यों एक यानी मरियम औरंगज़ेब को उस दिन आगे बढ़ के वो बात कहनी पड़ी पेशावर के अफसर के लिए जो उन्होंने की, क्यों उसके बावजूद जो सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान, उनको ये आके कहना पड़ा कि हमारे अरकान असम्बली को फ़ोन आ रहे हैं अभी तक कि हुकूमत का साथ देना है अदम एतमाद में। और मतलब ये अब आपको समझ आ रहा है। अच्छा, अब इसमें यह है कि मैं इससे ज़्यादा, ये इतना हसास मौजू है कि इस पर मैं ज़्यादा गुफ्तगू इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि इससे मुल्क की सलामती वाकई जुड़ी हुई है। यानी ये अल्लाह रहम करे, क्योंकि देखें मैं एक आपको किताबी बात बता देता हूँ, किताबी, बिल्कुल किताबी असूल की बात। वो ये है कि एनर्की जो होती है ना किसी माशरे में, सिविल वॉर, एनर्की जो है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, यानी फसाद एनर्की है, मतलब मुझे उसका सही यानी अफरा तफरी कह लीजिए, ऑर्डर का टूट जाना कह लीजिए। यानी जिस तरह के हालात आप अगर समझना चाहें तो काबुल में थे अमेरिकी फ़ौजों के इनखला के वक्त, वो भी उस तरह की एनर्की नहीं थी क्योंकि एक दूसरी फोर्स ने आके ऑक्युपाई कर लिया था। एनर्की मसलन इराक में हुई थी सद्दाम के बाद, एनर्की मसलन वो उस स्टेट में हुई थी, वो जो इस्लामिक स्टेट बनाई थी अबू बकर बगदादी ने, वो इलाका सारा वो एनर्की था। तो अनर्की जो है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है यानी जो मतलब है कि एकदम अपनी सारी कंडीशंस पूरी करके यानी आप रात को सोएं और सुबह उठें तो अनर्की आ चुकी है, ऐसा नहीं होता। एनर्की जो है ये बेसिकली इसके स्टेप्स होते हैं। यानी पहला स्टेप होता है तो ये पहली कंडीशन कंप्लीट हुई है, आप एनर्की की तरफ जा रहे हैं। फिर दूसरा स्टेप हुआ, अब आप कहते हैं कि आप एनर्की के ज़्यादा करीब आ गया है। एनर्की का जो फाइनल स्टेप है, जब एनर्की कंप्लीट होती है कि अब एनर्की कंप्लीट हो गई, जो अल्लाह ना करे कि कोई भी आदमी अपने मुल्क के बारे में इस तरह से सोचे, ये बड़ी भयानक चीज़ होती है। वो क्या होती है, ये मैं किताबी बात कर रहा हूँ, असूल यानी डिक्शनरी में जो उसका मतलब है वो क्या है। एनार्की कंप्लीट तब होती है जब किसी भी रियासत की आर्म्ड फोर्सेस एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाएं। तो फिर कहते हैं पॉलिटिकल साइंस की ज़बान में ये दिस इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ एनार्की, मतलब अब एनार्की कंप्लीट हो गई है, मुकम्मल हो गई है, अब ये मुकम्मल इंतशार आ गया है, नो वन इज इन चार्ज, ऑर्डर क्लैप्स हो जाता है जब, तो फिर ये होता है।
तो अभी तक तो ज़ाहिर है कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान इससे बचा हुआ है, और हमें दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान इससे बचा रहे। और मुझे दुआ के साथ उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इससे बचा रहेगा। और उसकी वजह यह है कि यानी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसमें मतलब उसमें फ़ौज और अदलिया और ये सारे लोग, ये तो इनके इल्म में है कि अगर ये खुदा ना खास्ता अगर बात उधर चली गई तो फिर तो किसी के पास कुछ बचना ही नहीं है, फिर तो ख़त्म हो जाएगी सारी बात। सो इस बात को मेरा ख्याल है कि इस मौजू को यहीं ख़त्म करते हैं और आगे चलते हैं। इमरान खान का ये कहना कि ये मौलाना फजलुर रहमान जो है ये सब कुछ ये कर रहा है, जनरल बाजवा का नाम लेकर कहना कि वो दरअसल में ये कह रहा है कि ये जनरल बाजवा फजलुर रहमान के पीछे है। तो ये बेसिकली आप जानते हैं ना कि ये उसने कहा था कि मैं बाहर निकल के ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। तो ये फ्रस्ट्रेशन और डूबता हुआ जो जा रहा है अब, तो इसने पहले डिप्लोमेटिकली सारे के सारे हिट्स जहाँ ये कर सकता था इसने किए, रूस के साथ इत्तेहाद बना के, हिजबुल्लाह से तारीफ़ें करवा के, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में जितना ये कोशिश कर सकता था इसने कर दी है। और अब ये पाकिस्तान में वो कोशिश कर रहा है चीज़ों को सामने ला के कि मुकम्मल एक तरह की आप कहिए कि इंतशार के हवाले मुल्क हो जाए। तो बहरहाल इसकी कोशिशें इसकी जगह, हमें बहरहाल उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसी कोई सूरत हाल ना हो जिसमें जाके फिर सारे के सारे ही लूज़र्स हो जाएं। बस इस बात पे व्लॉग ख़त्म करते हैं। अगले व्लॉग पे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।